बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था और अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स तो हमने क्या किया था, हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। आज स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आइए फिर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए फिर फॉर्मली अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 8 से ऑनवर्ड आपके जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर वो तमाम क्वेश्चन आपके जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। मीन आपने बेसिक लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम टाइप करना होगा। तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस ये है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी टाइप कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम करके भी दिखाऊंगा, इसका सोल्यूशन बताऊंगा और आप इसको मेरे साथ अपने कंप्यूटर के ऊपर करके भी देखिएगा। अदरवाइज ये फिर आपको, अगर आप बाद में इसको करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये अच्छी तरह समझ ना आ सके। तो मैं यही कहूँगा आपको कि जब मैं इस प्रोग्राम को लिखूंगा, इसका सोल्यूशन बताऊंगा, तो आप भी मेरे साथ अपने कंप्यूटर के ऊपर इसका सोल्यूशन जो है साथ साथ इंप्लीमेंट करें ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है, देखते हैं क्या प्रोग्राम है इसके अंदर। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। मेन आपको एक टिप बताई हुई थी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो उसमें आपने ये देखना है कि आपको इनपुट क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए और प्रोसेसिंग क्या होगी, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि आपने अपना प्रोग्राम किस तरह टाइप करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। मीन आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आपने कैलकुलेट करना है। मीन आपकी आउटपुट जो होगी वो एरिया होगी। सो द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यूज फॉर बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम द यूजर। इनपुट क्या होगी, एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको बेस और एल्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है और वो वैल्यूज कौन देगा, यूजर देगा। मीन अगर आप यूजर हो तो आप देंगे, जो भी यूजर है जो उसको यूज कर रहा है प्रोग्राम को वो वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, उसकी बेस के ऊपर फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैलकुलेट होगा। सो एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। हिंट यहाँ पे दिया हुआ है, मीन एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो आपने इसको यूज करना है। तो आइए स्टूडेंट्स फिर इसका सोल्यूशन बना के देखते हैं और देखते हैं कि जो कुछ कहा गया आया हमारा प्रोग्राम उस तरह काम करता है या नहीं करता। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ आप भी अपना कंप्यूटर ऑन कर लें और उसके अंदर GW बेसिक जो आपने इंस्टॉल की हुई है उसको ओपन कर लें और मेरे साथ साथ प्रोग्राम को लिखें, क्योंकि मेरे साथ साथ प्रोग्राम को लिखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि प्रोग्राम की लॉजिक बेसिकली है क्या। क्योंकि क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर आते हैं, लेकिन आपको ये कई दफ़ा नहीं पता चलता कि इस क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर इसके अंदर मैंने कौन से फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं और इसको एंड कैसे करना है। तो प्रैक्टिस से आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपने प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करना होता है, उसके अंदर फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करवाने हैं और उसको फिर एंड कैसे करना है। तो प्रैक्टिस यही रखें, जो मैं साथ कर रहा हूँ मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कहा था मैंने कि टिप है कि आप लाइन नंबर 5 रखें और उस पर ऊपर रिमार्क्स आप दे दीजिए। रिमार्क्स क्या करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि आपका ये जो प्रोग्राम है ये क्या काम करेगा और इन फ्यूचर अगर आपने इसको सेव करवाया दोबारा से उसको आप अगर ओपन करते हैं तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये प्रोग्राम आपने किस पर्पज़ के लिए बनाया था। तो रिमार्क्स ज़रूर दीजिए। मैं यहाँ पे लाइन नंबर 5 दे देता हूँ, उसके आगे रिमार्क्स REM, आगे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन 8 एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंटर करें लाइन नंबर 10। अब हम अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बात की थी कि इनपुट क्या है, बेस और एल्टीट्यूड जो यूजर देगा। तो इसका मतलब है इनपुट का कीवर्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। सो लाइन नंबर 10 पे इनपुट किए, डबल कोट्स के अंदर लिखा मैंने एंटर द बेस, देन सेमी कॉलम, और मैंने एक बेस का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर लिया, एंटर किया। लाइन नंबर 20 अगेन इनपुट किया, डबल कोट्स के अंदर एंटर द एल्टीट्यूड लिखा, सेमी कॉलम, और फिर एक मैंने एल्टीट्यूड का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। स्टूडेंट्स, वेरिएबल आप कोई भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये वेरिएबल आप किस काम के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं। इसलिए मैंने एज इट इज जो बेस है बेस के नाम से ही कर दिया और एल्टीट्यूड के नाम से ही कर दिया। आप B और A भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन लाइन नंबर 30, अब एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है उसको हम यूज करेंगे। सो लेट एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। सो एंटर किया, लाइन नंबर 40 पे आए, अब प्रिंट किया आपने, प्रिंट की कमांड को यूज करें, डबल कोट्स में लिखे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू कर ले, डबल कॉलम लिख लें और देन सेमी कॉलम, और फिर आपने एरिया मीन लाइन नंबर 30 के ऊपर
आपने जो एरिया कैलकुलेट किया वो कीवर्ड या वो आप जो वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करें, एरिया, एंटर किया और लाइन नंबर 50 पे आपने एंड कर दिया। अब स्टूडेंट इसकी लॉजिक आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, अच्छी तरह समझ आनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक आपको क्लियर होगी तभी आप प्रोग्राम आपका सही जो है परफॉर्म करेगा और आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है। अगर आपकी लॉजिक गलत होगी तो फिर आपका आंसर भी गलत हो सकता है। तो अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आपको पता है रन की कमांड हम यूज करते हैं, run, एंटर किया। अब आपसे वो पूछ रहा है सबसे पहले एंटर द बेस, कोई वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 दे देता हूँ। अगेन एंटर किया। अब वो पूछे एंटर द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की अब कोई वैल्यू दे दें, 3 दे देते हैं, आप कोई और वैल्यू दे सकते हैं, डजेंट मैटर, 3 दे। अब एंटर किया तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल उसने कैलकुलेट करके आपको दे दिया 6। आप खुद से चेक कर सकते हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, उसके अंदर 4 और 3 को यूज़ करें तो आपका आंसर 6 ही आता है। तो इस तरह आपका ये जो आंसर है वो सही है, इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इसको सही तरीके से लिख सकते हैं, इनको अपने पास सेव रखें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जा सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है और कहा जा सकता है आप इसका प्रोग्राम लिखें। तो स्टूडेंट्स एक और इसकी प्रैक्टिस ये करें कि जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने से पहले किसी पेपर के ऊपर इस प्रोग्राम को खुद से लिखें, लिखने की कोशिश करें। और ये बात याद रखिएगा हर प्रोग्राम को लिखने का एक नहीं कई तरीके होते हैं, क्योंकि हमने बात की जब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे जो स्टेप्स हो सकते हैं। मीन आप ये कह सकते हैं एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो एक पर्सन किसी और तरीके से करेगा, दूसरा किसी और तरीके से। मीन एक प्रॉब्लम के जो सोल्यूशंस होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही सोल्यूशन हो। ये सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया, आप इससे कोई डिफरेंट सोल्यूशन निकाल के देखें, कुछ और स्टेटमेंट्स या कोई और कीवर्ड्स या कोई और कमांड्स को यूज़ करके देखें कि आपका रिजल्ट सेम निकलता है या नहीं निकलता। सिर्फ आपने बेसिक रूल्स को वायलेट नहीं करना, बाकी आप किसी भी लॉजिक को ईजिली यूज़ करके ये आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब बात है, पहले बात की थी हमने ट्राइंगल के, तो अब बात कर रहे हैं हम सर्कल की। एरिया और सर्कमफ्रेंस मीन आपके बेसिकली दो आंसर इसके अंदर आएंगे, सर्कमफ्रेंस भी आएगा और एरिया भी आएगा। द प्रोग्राम शुड गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले रिजल्ट। इसमें भी आपने इनपुट देनी है, मीन जो यूजर है वो इनपुट देगा, किसकी वैल्यू देगा, वो रेडियस की वैल्यू जो है वो इनपुट करेगा। और हिंट के अंदर आपको फॉर्मूला गिवन है, एरिया का फॉर्मूला है 3.14 या पाई इसको कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर या रेडियस इंटू रेडियस। सर्कमफ्रेंस का आपको फॉर्मूला है 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। तो आइए फिर इसका प्रोग्राम भी बना के देखते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी जो हमने एक प्रोग्राम बनाया उसी पे थोड़ी सी अमेंडमेंट अगर आप करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम भी जो है इसका भी सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो लेट्स सी करके देखते हैं कि कैसे होगा। स्टूडेंट्स अगेन इसी प्रोग्राम को आप अमेंडमेंट इसमें भी कर सकते हैं या नया प्रोग्राम आप ओपन कर ले। तो सबसे पहले मैंने कहा है आपको कि प्रैक्टिस है अच्छी कि आप रिमार्क्स जरूर दे दें, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा लाइन नंबर 10 से। सो लाइन नंबर 10 सबसे पहले इनपुट हम करेंगे। इनपुट क्या करेंगे? रेडियस की इंफॉर्मेशन कि यूजर रेडियस देगा कि कितना रेडियस है सर्कल का। सो इनपुट डबल कोट्स सेमीकोलन, आगे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया रेडियस। आप सिर्फ आर भी लिख सकते हैं, कोई और भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल। एंटर करें। लाइन नंबर 20 एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। अगेन एंटर किया। लाइन नंबर 30 पे अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला उसको भी लिख लेते हैं, और उसके लिए मैं जो डिक्लेयर करूंगा वो सर्कमफ्रेंस कंप्लीट मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। आप सी भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। एंटर किया। लाइन नंबर 40 के ऊपर प्रिंट डबल कोट्स में एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू देन सेमीकोलन, और जो मैंने एरिया का डिक्लेयर किया था वेरिएबल उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एरिया। एंटर किया। लाइन नंबर 50 पे प्रिंट करवाएंगे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, और उसमें भी एंड पे हम सर्कमफ्रेंस लिख देंगे, और एंटर किया। लाइन नंबर 60 के ऊपर प्रोग्राम एंड। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने प्रीवियस प्रोग्राम लिखा था और इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड होगी सर्कमफ्रेंस की। तो उसके लिए आपने एक और फॉर्मूला यूज़ कर लिया, मीन आपकी 2 लाइन्स इनफैक्ट जो ऐड हो गई इसके अंदर। अदरवाइज ये आपका पहले वाला जो प्रोग्राम था उसी से रिलेट कर रहा था, बिल्कुल सेम वही था, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट था, और आपने 2 लाइन्स ऐड कर दी क्योंकि इसके अंदर आपने सर्कमफ्रेंस भी कैलकुलेट करना था, सिर्फ एरिया कैलकुलेट नहीं करना था। अब स्टूडेंट्स इसको रन करते हैं, RUN रन, एंटर। अब वो आपसे रेडियस पूछ रहे हैं, रेडियस की वैल्यू मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 दे दें आप,
आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आप देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट के अंदर एरिया ऑफ ए सर्कल भी नज़र आ रहा है और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल भी नज़र आ रहा है। मीन दोनों चीज़ों से कैलकुलेट करके आपको जो है आपकी स्क्रीन पे शो करवा दिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये उसका सोल्यूशन है। इसको भी अगेन मैं कहूँगा कि आप खुद से करके देखिएगा। स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, इनको आप एक दफ़ा कंप्यूटर से डिलीट करें और ख़ुद से एक दफ़ा करके देखिएगा, या इस फाइल को सेव करें, एक नई फाइल बनाएं और इसी प्रोग्राम को खुद से करके देखिए। और कोशिश करें कि अगर आपकी लॉजिक कोई डिफरेंट होती है, कोई डिफरेंट सोल्यूशन आपके माइंड में आता है, लेकिन बेसिक रूल्स वॉयलेट नहीं हो रहे, तो आप उस सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि उसी सोल्यूशन को आप यूज़ करें, क्योंकि वो आपकी अपनी लॉजिक होगी। ये लॉजिक मेरी है, हो सकता है मेरी लॉजिक समझना आपके लिए मुश्किल साबित हो, लेकिन आपकी जो अपनी लॉजिक होगी, आपकी अपनी जो थिंकिंग होगी, सोच होगी, वो आपके लिए ईजी होगा समझना, और एग्जाम के अंदर भी आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह याद रहेगी जो आपने खुद सोची होगी। तो ये बात याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कौन सा क्वेश्चन है और उसका प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स यूजिंग व्हाइल वेंट लूप। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आपको ये ना बताया जाए कि कौन सा आपने लूप यूज़ करना है, फिर आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हो। मीन आप फॉर नेक्स्ट लूप भी यूज़ कर सकते हो और व्हाइल वेंट लूप भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया गया कि आपने कौन सा लूप यूज़ करना है, जिस तरह यहाँ मेंशन है व्हाइल वेंट लूप आपने यूज़ करना है, तो फिर आपने यही लूप यूज़ करना है, आपने फिर फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ नहीं करना। अगर आप फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो यहाँ पे ये पूछा गया कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। मीन ऐसा प्रोग्राम आपने लिखना है जो प्रिंट करवाएगा फर्स्ट जो 10 आपके ऑड नंबर्स हैं, लेकिन आपने इस्तेमाल करना है व्हाइल वेंट लूप को, आपने फॉर नेक्स्ट लूप को यूज़ नहीं करना। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। लेट्स सी। ओपन करें GW बेसिक को और सबसे पहले अगेन रिमार्क्स दें, लेकिन मैं लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करूंगा। सो लाइन नंबर 10 पे मैं स्टार्ट किया, एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ n इज इक्वल टू, उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं 1 से, क्योंकि आपका जो लूप वेरिएबल है ये वाइल जो इसको यूज़ करेगा, तो इसलिए मैंने इसको डिक्लेयर पहले कर दिया। एंटर किया, लाइन नंबर 20 पे आए। अब वाइल लूप आप यूज़ करेंगे, वाइल n इज लेस इक्वल टू, यहाँ मैं वैल्यू देता हूँ 20। और स्टूडेंट्स मैंने 20 वैल्यू क्यों दी, क्योंकि हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स चाहिए, और आपको आइडिया है कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स आपके अगर टोटल 20 वैल्यूज होगी तो उसमें से आपको फाइंड आउट होंगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे 20 वैल्यू दे दी कि जब तक 20 मीन कंडीशन आपकी ट्रू होगी तब तक आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, जैसी कंडीशन आपकी फॉल्स होगी रिजल्ट आपको मिलना स्टॉप हो जाएगा, मीन बंद हो जाएगा। तो मैंने ये 20 वैल्यू दे दी। आप इसको किसी और लॉजिक के थ्रू, किसी और सोल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई ऐसा सोल्यूशन आता है तो। एंटर करेंगे लाइन नंबर 30 के ऊपर, प्रिंट n किया, उसके बाद लाइन नंबर 40 के ऊपर n की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट करवाएंगे, क्योंकि हमने ऑड करना है, हमने 1 से स्टार्ट किया है, जो लाइन नंबर 10 पे था 1, तो उसमें हमने इंक्रीमेंट करना है कितने का, 1 के बाद 3 आए, 5 आए, तो इसका मतलब कि 2 का इंक्रीमेंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो n इज इक्वल टू n+2 हो जाएगा। अब एंटर करेंगे, अब हमने दोबारा से लूप चलाना है, तो उसके लिए वेंट की कमांड जो है उसको भी यूज़ करेंगे। सो लाइन नंबर 50 के ऊपर वेंट, एंटर, और देन लाइन नंबर 60 पे एंड कर देंगे। अब आपका प्रोग्राम एंड हो गया। अब स्टूडेंट्स इसकी लॉजिक तरह एक दफ़ा समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी जो है वो रन करके भी शो करवाता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। स्टूडेंट्स लॉजिक ये कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n, उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। उसके बाद हमने ये किया कि हमने कहा कि वाइल जो है वो लूप आपका कब तक चले, जब तक आपकी वैल्यू जो है वो 20 टोटल नहीं हो जाती। मीन 20 के अंदर जितने भी आपके नंबर्स होंगे उन नंबर्स में से ऑड नंबर्स को जो है हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने प्रिंट कर दिया n को, देन n के अंदर हमने इंक्रीमेंट करवाया, लेकिन 2 वैल्यूज़ का, क्योंकि ऑड नंबर्स हमें चाहिए, 1 के बाद 3 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 के बाद 5 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम 2 नंबर्स का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। और देन हमने वेंट को यूज़ किया, लाइन नंबर 50 पे वेंट क्या करेगा कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो चलता रहेगा, अदरवाइज क्या होगा वो फिर एंड पे ले जाएगा आपको। अब इसको रन करके देखिए, आपको रिजल्ट नज़र आएगा। रन, एंटर किया, आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 आपको फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। स्टूडेंट्स इस तरह आप जो है प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन अगेन आप अपनी लॉजिक से, अपनी थिंकिंग से डिफरेंट सोल्यूशन भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिक रूल्स वायलेट नहीं होने चाहिए। मीन पहला तो यहाँ पे ये कहा कि वाइल वेंट लूप को यूज़ करना, आपने फॉर नेक्स्ट लूप को यूज़ नहीं करना। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपने याद रखनी है, फिर आप एग्जाम्स के अंदर अच्छे नंबर ले सकते हो। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है
वो क्या है और उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा. सो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 11. राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप. अब इस क्वेश्चन में कहा गया फॉर नेक्स्ट लूप को आपने यूज करना है. इसमें आपने जो है वो वाइल व्हेन लूप को यूज नहीं करना. तो याद रखिएगा फॉर नेक्स्ट लूप आपने इस क्वेश्चन में यूज करना है. अब स्टूडेंट्स इसके अंदर पूछा क्या गया जरा अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि जरा ट्रिकी क्वेश्चन है ये. राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. पहली चीज तो ये कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आपने जो वो कैलकुलेट करने हैं. फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. उसके बाद आपने उन 5 इवन नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है. स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद आपने फिर उसका सम निकालना है. तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा. इनफैक्ट ये 3 स्टेप्स आपके बनते हैं. पहले आपने फाइंड आउट क्या करने, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फिर आपने उनके स्क्वायर फाइंड करने. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हमारे पास जो है वो 2, 4, 6, 8 और 10 है. अब क्या करेंगे आप उसका स्क्वायर लेंगे. 2 का स्क्वायर आपका 4 आ गया, आपका 4 का स्क्वायर 16 आ गया एंड सो ऑन. उसके बाद फिर आप उसका सम लेंगे. मीन तमाम वैल्यूज को आप जो कैलकुलेट करेंगे और आपका रिजल्ट जो है वो 220 आना चाहिए. ये आप करके भी देख लीजिए. ये पेपर पे आप जरूर करके देखें ताकि आपको कंफर्म हो कि आपने करना क्या है. उसके बाद फिर इसका प्रोग्राम आप लिखें. तो आप लिखते हैं इसका प्रोग्राम और देखते हैं कि उसके अंदर हमें जो चीज चाहिए वो चीज हमें अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही. सो लेट्स सी. अगेन स्टूडेंट्स पहली चीज आपने रिमार्क्स लिखना है, लेकिन मैं लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करूंगा. सो लाइन नंबर 10 से मैंने स्टार्ट किया. अब लेट हमें क्योंकि सम भी चाहिए और स्क्वायर्स भी चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे 2 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे जो सम और स्क्वायर्स को इनिशियलाइज करें या डिक्लेयर करें या रिप्रेजेंट करें. सो लेट सम, इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0 से. स्क्वायर्स लाइन नंबर 20 पे आए. लेट स्क्वायर्स, इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 1 से. एंटर किया. लाइन नंबर 30. अब फॉर लूप आपने यूज करना है, वाइल व्हेन लूप यूज नहीं करना, फॉर लूप यूज करना है, याद रखिएगा. सो फॉर, अब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मैंने, लूप वेरिएबल जिसको हम कहते हैं. फॉर ए इज इक्वल टू 2 to 10, मीन 2 से लेके 10 तक. इसके अंदर हमारे जो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आ जाएंगे और स्टेप 2 मीन 2 का इंक्रीमेंट होगा. मीन 2, 4, 6, 8 और 10. एंटर किया. लाइन नंबर 40 के ऊपर अब स्क्वायर कैसे फाइंड करना है आपने. स्क्वायर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए. मीन जो ए की वैल्यू आएगी वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो स्क्वायर फाइंड आउट होता जाएगा. उसके बाद हम लाइन नंबर 50 पे आए. अब हमने सम की वैल्यू के अंदर चेंज करनी है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस स्क्वायर्स. ऑलरेडी सम हमारा 0 था. अब जो लाइन नंबर 40 से स्क्वायर निकलेगा वो सम के अंदर ऐड होता जाएगा और ये चीज़ें भी आपके जो रिजल्ट के अंदर शो होती जाएंगी आपको. एंटर किया. लाइन नंबर 60. नेक्स्ट ए. फॉर लूप को आपने चलाना है बार बार, तो इसलिए आपको नेक्स्ट का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. लाइन नंबर 70. प्रिंट सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू सेमीकोलन और रिजल्ट आपका सम आना चाहिए. एंटर करें. और लाइन नंबर 80 के ऊपर हमने लिख दिया एंड. अब स्टूडेंट्स इसको रन करें तो सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 220 आपको आंसर नजर आ रहा है. आप खुद से करके भी देख सकते हैं कि 2 का 4 होता है, 4 प्लस आपका 16, 16 के बाद आपका जो 8 है, 8 64 होता है. आपका जो 6 है 36 होता है. इसका मतलब है कि आपका 4, 16, 36, 64 और उसके साथ साथ आपके 100. ये वैल्यूज आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर 220 ही आता है. लेकिन वही काम आपने GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम बना के जो कर लिया. और स्टूडेंट्स इसकी लॉजिक अगेन डिफरेंट हो सकती है. आपके माइंड में कोई और सोल्यूशन आता है तो आप उस तरह से इसको कर सकते हो. लेकिन पहली चीज़ याद रखिए, आपने फॉर और नेक्स्ट लूप को यूज़ करना है. आपने वाइल व्हेन लूप को यूज़ नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है. उसके बाद जो इसके रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है. और स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, आप जब प्रोग्राम खुद से लिखते हैं तो उसमें सेंटेक्स एरर या कोई एरर्स आते हैं, डजंट मैटर. एरर्स आते हैं क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो, अभी आपने स्टार्ट किया है प्रोग्रामिंग. लेकिन अगर आपके एरर्स एक दफ़ा जो आए एरर्स, वही एरर्स अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते, समझते नहीं है कि ये एरर्स क्यों आए, तो फिर प्रॉब्लम है. आप उन एरर्स को समझे कि ये एरर्स क्यों आए, फिर उनको रिमूव करें और नेक्स्ट टाइम फिर वो एरर्स नहीं आने चाहिए. तो ये बात याद रखिएगा कि एरर्स आना कोई बड़ी बात नहीं, प्रोग्राम्स पे एरर्स आ जाते हैं. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एरर्स क्यों आए और इसको रिमूव मैंने कैसे करना है, तो फिर आप प्रोग्रामर अच्छे बन सकते हो. तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो हमारा लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा. इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.